शाश्वत मंच पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज रंग विमर्श एक मुलाकात में हम बातचीत करेंगे ख्याति प्राप्त निर्देशक, अभिनेता, लेखक हेमेंद्र कुमार भाटिया जी से। हेमेंद्र कुमार भाटिया जी 1951 में जन्मे, कॉमर्स में स्नातक किया, फिल्म निर्देशन एफटीआईआई में पोस्ट ग्रेजुएट किया। इसके अतिरिक्त 16 पूर्ण नाटक भी लिखे, संवाद लेखन का कार्य एवं साथ ही में स्क्रीन प्ले और डायलॉग भी लिखे। डीएनए से भी जुड़े रहे और अनुपम खेर जी के साथ भी उनका जुड़ाव है और हम उनकी बातचीत में जानेंगे कि उनके साथ उन्होंने क्या किया है उनके ग्रुप से मिलकर। और इसके साथ फिरोज खान की नाटक प्रस्तुतियों के साथ भी वो विदेश यात्रा की है, वो भी हम सर से जानेंगे बातचीत में। तो चलिए दोस्तों, उनका मंच पे स्वागत करते हैं। और इन पंक्तियों के साथ कि कोई भी आसान नहीं होता मंजिल पाना, हर आदमी के पीछे अपना एक संघर्ष होता है। तो मैं इन्हीं भावों के साथ सर को आमंत्रित करूंगी मंच पे कि तेरा कठिन संघर्ष ही तुझे जिताएगा, तेरा कठिन संघर्ष ही तुझे जिताएगा, ऊंची उड़ान और हौसला तेरी मंजिलों को करीब लाएगा। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं सीधा हेमेंद्र भाटिया जी से और जुड़ते हैं उनसे मुंबई से। नमस्कार सर। जी सर, आपका शाश्वत मंच पर बहुत बहुत स्वागत है सर। और सर, चूंकि मैं बहुत दिन से प्रयास कर रही थी कि आपको अपने मंच पे बुलाऊं और आज वो मेरा जो सपना है वो पूरा हुआ। सर, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि अभिनय और निर्देशन और लेखन के क्षेत्र में आपने बहुत काम भी किया है, तो यही जानना चाहूंगी कि कैसे शुरुआत की, कहाँ से शुरुआत की सर आपने? देखिए, जो स्वर्गीय श्री ज्ञानदेव अग्नोत्री जी हैं, जिन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे, नाटकों का निर्देशन किया, मैं उनके साथ जुड़ा जब मैं डीवी इंटर कॉलेज में था। तो उन्होंने एक नाटक किया टीपू सुल्तान, जिसका मंचन तो नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम आके मेरे थिएटर ग्रुप में जुड़ जाओ। तो नाट्य भारती करके एक ये थिएटर ग्रुप है कानपुर में, जिससे मैं जुड़ा और वहां से मेरे रंगमंच की जो यात्रा है वो शुरू हुई। तो उन्हीं के तहत रहते हुए मैंने डायरेक्शन के बारे में सीखा, लिखने के बारे में सीखा, और कुछ मेरी तकनीकी रुचि ज़्यादा थी। तो मुझे रोल कम मिलते थे, लेकिन मुझे ये कहा जाता चलो भैया सेट लगा दो, चलो भैया लाइट कर दो, चलो भैया कॉस्ट्यूम कर दो। तो वो तकनीकी रुझान के कारण ही मैं आगे बढ़ा और मुझे ये जो भारतेंदु नाट्य केंद्र की जो नौकरी है वो मुझे मिली। तो ये जो 68 में शुरुआत हुई वो अब तक जारी है। अभी थोड़ी सी कम हो गई, कोरोना काल है और इस तरह से नाटक वगैरह ज्यादा हो नहीं रहे। जी जी सर, जिस समय सर आप जुड़े थे, मैं जानना चाहूंगी उस काल में और आज में जो परिवर्तन आपको दिख रहा है सर, उसको हमें शेयर करें। तकनीकी परिवर्तन तो बहुत ज्यादा है। और हम लोग जो थिएटर ग्रुप से जहाँ से बिलोंग करते थे, नाट्य भारती से, वहां पर हम लोग की कोई कायदे से पढ़ाई नहीं हुई थी कि स्टेज क्या होता है, ऑडिटोरियम क्या होता है, सेट्स किस तरह के होते हैं, लाइटिंग किस तरह की होती है। तो एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से, जिसमें कि श्री एम के रैना, स्वर्गीय श्री बंसी कौल और स्वर्गीय श्री रवि बासवानी, ये हमें एक वर्कशॉप करने के लिए वहां पर लखनऊ कानपुर में आए। उन्होंने सब एक विधिवत हमको सिखाया और तब हमको पता चला कि थिएटर के आयाम बहुत सारे हैं, जिनको अगर कायदे सीखा जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अ, सर, आप चूंकि रंगमंच को देखा है आपने, आप अभी टेलीविजन और फिल्म में भी अच्छी भूमिकाएं भी निभा रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो उसके बारे में हमें सर बताएं, कौन कौन से रोल किए आपने, या कुछ निर्देशन का भी काम किया है, तो निर्देशन में आपने क्या काम किया है सर? देखिए, 85 में मैंने यहाँ से अपना जो है रिजाइन कर दिया था भारतीय नाट्य अकादमी की टीचरिंग स्टेज का की पोस्ट से। उसके बाद मैंने अप्लाई किया हुआ था एफटीआई में, जहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने पढ़ना शुरू किया डायरेक्शन, फिल्म डायरेक्शन एंड टेलीविजन डायरेक्शन के बारे में। 88 में बाहर निकल करके मैं पूरी तरह से मीडिया से संबंधित रहा, फिल्म और टेलीविजन में। रंगमंच मैंने बहुत कम किया। कभी कभार ये भारतेंदु नाट्य अकादमी मुझे वहां बुला लेती कि आप डिजाइन की क्लासेस लीजिए या एक प्रोडक्शन कर दीजिए। तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्शन ऐसे किए जो मैंने बच्चों के साथ मिलकर वहां पे लिखे और उसके बाद उनका निर्देशन किया और इस तरह से मैंने काम किया।
तो मेरा ज़्यादातर काम जो था वो फ़िल्म और टेलीविज़न को लेके था। तो दोनों में मैंने लिखाई काफ़ी की। मेरे क्रेडिट में 3 फीचर फ़िल्म्स हैं। मणिकौल की अहमक है और उसके बाद में अनंत देसाई की फ़िल्म है गवाही। ये दोनों फ़िल्म काफ़ी जानी-मानी हैं। और उसके बाद मैंने टेलीविज़न सीरीज़ के लिए काफ़ी लिखा और सीरीज़ में मैंने काम भी किया। तो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो कम से कम 15-16 साल से ऊपर हो गए हैं, तो उसके बाद तो मैंने एक्टिंग की तरफ रुख ही नहीं किया है, क्योंकि अब उस तरह के रोल नहीं आते। रोल आते हैं तो बस आप दादा-नुमा दिखते हैं, एक पाइप ले लीजिए, 2-3 तरह के चश्मे ले लीजिए, कुछ मूंछें बनवा लीजिए और करिए, तो उसमें कुछ मज़ा नहीं। देयर इज़ नथिंग टू च्यू, वो जो अंग्रेज़ी की कहावत है। तो मैंने मना कर दिया और बहुत ही नर्व रैकिंग है, बहुत ही डिमांडिंग काम है आज की तारीख में। सुबह 7:30 बजे आप घर से निकल जाइए और रात को 11 बजे आइए। तो ये दिनचर्या रहती है और जहाँ मुझे कुछ लगता है कि ये रोल करने से मुझे कुछ मिलेगा, मैं ज़रूर हाँ कह देता हूँ। अदरवाइज़ तो मैंने करीब-करीब एक्टिंग से त्याग ले लिया है। इधर पिछले करीब 2 ढाई साल से मुझे एड्स मिलते हैं, तो विज्ञापन जो फ़िल्में होती हैं, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। जी, जी सर, वो उसे मैंने देखा है। सर, मैं यहाँ अभी आपने अभिनय की बात की, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अभिनय, जहाँ तक मैं समझती हूँ, चाहे वो रंगमंच का हो, चाहे टीवी का हो, चाहे फ़िल्म की बात करें हम, तो अभिनय एक गंभीर, संवेदनशील और मैं समझती हूँ सामाजिक कार्य है। इस बात से आप सहमत हैं? मतलब आप थिएटर के माध्यम से पढ़ा नहीं सकते हैं, इंगित कर सकते हैं। अगर लोगों को शौक है, लोगों को समझ में आया, उसको फ़ॉलो करना चाहते करेंगे। लेकिन आप कह दें कि थिएटर के माध्यम से आप समाज में एक बहुत बड़ा जो है काम कर बैठेंगे, वो ऐसी बात है नहीं। लोग थके-हारे शाम को जब लौट कर आते हैं, अगर आप उनको आधे-अधूरे दिखाएँगे तो वो कहते हैं भैया दिन भर मेरी आधे-अधूरे रहे, ये तुम मुझे क्या दिखा रहे हो? एंटरटेन मी। तो आपको उस तरह के दर्शक जो हैं बनाने पड़ेंगे, जो आएँ, आपके नाटक को देखें, उसमें इंटरेस्ट लें, तो धीरे से, क्योंकि हमारे अंदर मैंने थिएटर ग्रुप्स में देखा है कि हमारा अपना इज़्म बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। हम ये कहते हैं कि हमें इस तरह के नाटक पसंद हैं और इस तरह के नाटक की प्रस्तुति मैं करूँगा, वो सही नहीं। आप लोगों से जुड़िए तो, लोगों को समझने तो दीजिए, लोगों को एक कम से कम एक इंटरेस्ट तो लेने दीजिए इस मीडियम में। वो अगर उनको समझ में आएगा तो वो जुड़ेंगे। आप टिकट बेच नहीं सकते, आप रंगमंच आज की तारीख में कर नहीं सकते। आप कहीं चले जाइए, अगर आपको ग्रांट नहीं मिलती है, तो क्या आपके लिए रंगमंच एक भी नाटक उसकी प्रस्तुति करना क्या संभव है? कम से कम 60-70 हज़ार रुपए खर्चे हो जाते हैं और फिर आप टिकट नहीं रखते या लोग टिकट नहीं लेते हैं। फिर आप उनको बुलाते हैं, अगर वो आ गए तो बहुत बड़ा एहसान करते हैं आप पे। अदरवाइज़ जो महीने भर आपने रिहर्सल किया है, सेट पे, चाय पे, आने-जाने पे, तमाम चीज़ों पे पैसे खर्चे किए, वो तो वापस ही नहीं आते। तो आप किसके लिए थिएटर कर रहे हैं? मेरा बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल जो है आज की तारीख में ये है कि हम थिएटर किसके लिए कर रहे हैं? जिनके लिए कर रहे हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है। और आप बिल्कुल। महीने 2 डेढ़ महीने लगा देते हैं, पूरे रिहर्सल करते हैं, नाटक भी अच्छी तरह से तैयारी करते हैं। आप हॉल का किराया देते हैं, लाइट्स मँगवाते हैं, साउंड सिस्टम करते हैं, कॉस्ट्यूम पे पैसा खर्चा करते हैं, सेट पे पैसा खर्चा करते हैं और देखने वाले कितने लोग? 5 या 10। अगर आपने ₹25 के टिकट लगा दिए, वो कहेंगे, ओह! इतने टिकट? अरे भैया सिनेमा हॉल में जाके देखो ना, ₹250 का टिकट लेके। उसमें उनको इंटरेस्ट है, आपके थिएटर में नहीं। तो आप थिएटर चलाएँगे कैसे मुझे बताइए आज की तारीख में? और ये लड़ाई बिल्कुल मेरी सर। जो है, लड़ाई तो नहीं जी। कहूँगा, लेकिन ये मेरा सोचना है बहुत दिनों से, जो कि मैं तमाम रंगमंच वालों से सवाल पूछ रहा हूँ। हाउ डू यू सर्वाइव? आप सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? आप नाटक करते, इतनी मेहनत करने के बाद में, डेढ़ 2 महीने की मेहनत करने के बाद एक प्रस्तुति करते हैं और देखने कोई नहीं आता। तो आप करते क्यों हैं नाटक? नाटक में पैसा ही नहीं है। कहाँ से बेचारा कोई भी आदमी नाटक का जो काम करने वाला है, वो पैसा कहाँ से लेकर आएगा? अगर कहीं पर नौकरी करता है, शाम को जो है शौकिया तरीके पे वो ये थिएटर कर लेगा। 4-6 लोग जुड़ जाएँगे, 8-10 लोग जुड़ जाएँगे, अपनी जेब से पैसा डाल देंगे, नाटक करेंगे, जो हमने उस तब किया, 1970 में। आज की तारीख में कैसे करेंगे आप मुझे बताइए ना? जीविका चलानी, घर को चलाना, बिजली, फ़ोन, बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनकी पढ़ाई का पैसा देना, तो कोई कहता है कि अरे नहीं, रंगमंच करने से हमें बड़ा सुख मिलता है। किस तरह का सुख भई? ज़मीनी हकीकत की बात करिए आप। कोई सुख नहीं है, कोई पैसा नहीं है। ये जो बिल्कुल, बीएनए है, बीएनए हमारा आपका जो है टैक्स पेयर का पैसा लगा हुआ है। एक-एक बच्चे की पढ़ाई पे कम से कम 8 लाख रुपए खर्चा होता है। उसके हम उसको स्कॉलरशिप देते हैं 3,000 से 4,000 रुपए महीना। 50 1 लाख रुपए हम उसको स्कॉलरशिप देते हैं। और वो क्या करता है, जैसे बीएनए से एनएससी से बाहर निकल कर आता है, वो सीधा आता है बंबई की तरफ। मुझे फ़िल्मों में काम करना है, टेलीविज़न में काम करना है।
तो भैया थिएटर की दुहाई क्यों दी, थिएटर में ट्रेनिंग क्यों की? मत लो ना स्कॉलरशिप। अगर आप में इतना गूदा है तो आप आइए, हम आपको चार्ज करेंगे, पढ़ाई करिए, पढ़ाई करने के बाद में आप ढूंढिएगा आपको कहाँ काम मिलता है, वो आपकी इच्छा, करिए ना। हमारे टैक्स पेयर के पैसे से नहीं, पढ़ाई करेंगे रंगमंच में, और आ जाएंगे आप किस में आ जाएंगे, आप आ जाएंगे फिल्म में, आ जाएंगे टेलीविजन में। और हर आदमी एक्टर बनना चाहता है। सेट्स पे कोई काम नहीं करना चाहता, लाइट्स पे कोई काम नहीं, कॉस्ट्यूम पे कोई काम नहीं, मेकअप पे कोई काम नहीं। अरे इतना काम अगर आपने सीखा है, बाकी तमाम जगह जहां पर आपको ओपनिंग्स मिलेंगी, इवेंट कंपनीज, उनके साथ जाके करिए ना, एक पढ़ाई करिए, उनके साथ में काम करिए, सीखिए, प्रोबेशन पे रहिए, पैसा मिलेगा आपको। सब आके यहाँ पर बम्बई में रोते हैं, सर काम नहीं मिल रहा। कैसे काम मिलेगा भाई? पैसा लगाता प्रोड्यूसर, उसको कैटरीना कैफ से पैसे वापस मिलते हैं। आप कैटरीना कैफ से ज्यादा बढ़िया अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन आप कैटरीना कैफ नहीं है। उसको देख के लोग सीटी नहीं मारते, आपको देख के सीटी नहीं मारेंगे, पैसा वसूल नहीं करेंगे। तो आप प्रोड्यूसर को ये नहीं कह सकती आपने कैटरीना कैफ को क्यों लाया, मुझको लो, मैं कितनी अच्छी एक्ट्रेस हूं। ये गलत फहमी इतने सारे लोगों में, इसीलिए थिएटर पे चढ़ रहा है। या तो आपके पास तमाम रेपर्टरी कंपनीज हो जिसमें आप जाइए और काम करिए। अगर रेपर्टरीज कंपनी में काम करेंगे तो कहां से पैसा आएगा? हर साल 20 लड़के बीएनए से, 20 लड़के एनएसजी से, 20 लड़के भोपाल के जो ड्रामा स्कूल है वहां से, 20 लोग और दूसरी जगह, 80-80 लोग हर साल निकल के जुड़ते चले जा रहे हैं। और सब कहते हैं मैं एक्टर हूं। और तुम एक्टर हो तो तुम्हें काम मिलेगा, नहीं हो तो नहीं मिलेगा। उसमें निराशावाद की क्या बात है भाई? बिल्कुल सर, मैं आपकी कुछ बातों से सहमत हूँ। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि जो प्रशिक्षण प्राप्त करके जो बच्चे कुछ जो टैलेंटेड हैं, सबकी बात मैं नहीं करूँगी, लेकिन उसी में सर आपके यहाँ नाम है, आपके बॉलीवुड में काफ़ी लोगों ने नाम बनाया है, चाहे हम बात आशुतोष राणा की करें, इरफान जी थे, वो भी आपके, और भी हिमानी जी हैं, बहुत सारे लोग वहाँ से गए हैं एनएसडी से और अच्छा नाम भी कमाया, एक्टिंग भी अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन देखिए, सबको जी, तब तय क्या था कि उन जमानों में मैं भी ऑडिशन देने जाता था, तो ऑडिशन में 5 या 10 लोग हुआ करते थे एक रोल के लिए। आज की तारीख में 80 से 100 लोग खड़े होते हैं। कोई भी गांव से उठ के चला तो उसको एक्टिंग करनी है। उसने कहा ये राजपाल और आपका ये जो है कोई भी एक्टिंग कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ भाई। भी शक्ल वैसी लगती है, लेकिन आप में वो टैलेंट नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं है, आपके अंदर जज्बा भी नहीं है। आप तो बस खाली अपने आप को स्क्रीन पे देखने के लिए आते हैं, घर वालों को देखना, भैया उस जगह आएंगे और पलकना झपकाना पड़ता हो, अदरवाइज हम निकल जाएंगे। अब कौन से इरफान खान है, कौन से नवाजुद्दीन है, कौन से राजपाल है, मुझे बताइए ना। पिछले 10 साल के अंदर में आप गिना दीजिए, ये जो ड्रामा स्कूल वाले, मैं तो एनएसजी की बात नहीं करता हूँ, मैं कहीं की नहीं बात करता हूँ, मैं जुड़ा था भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के साथ में। मैं उनसे कहता हूँ मुझे पिछले 10 साल में बताइए किन लोगों ने अपनी जगह बनाई है ही नहीं। सब लोग एक्टर नहीं बन सकते, एक्टिंग इज अ ब्लडी टफ जॉब। किसने कह दिया बिल्कुल, आसान काम? आप जब तक बिल्कुल। लोगों से जुड़ेंगे नहीं, जब तक लोगों तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक आपकी एक्टिंग किस में होगी? सर हम एक चीज़ और भी जानना चाहते हैं, अभी दर्शकों की बात की, तो मुझे लगता है जहाँ मैं प्रयागराज की बात करूँ तो प्रयागराज में जब अच्छे नाटक होते हैं, तो सर यहाँ पे भीड़ होती है, गैदरिंग होती है, लेकिन अच्छी स्क्रिप्ट और वो ग्रुप अच्छा नाटक करता है तो ऐसा नहीं है कि देखने वाले नहीं आते, अगर अच्छी प्रस्तुति है तो लोग इकट्ठे होते हैं। अब दूसरी चीज़ सर यही मैं कहूँगी, अभी दशहरा शुरू होने वाला है, इसमें सर दर्शकों की कोई ज़रूरत नहीं है, भीड़ को बल्कि कंट्रोल करना पड़ता है कि अपने आप जो 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 फ़ोक से, रामलीला से जुड़े हुए जो हमारी जनता है, वो उसको बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती सर, हटाने की ज़रूरत पड़ जाती है कभी-कभी पुलिस प्रशासन को कि गैदरिंग कम हो। तो ये कुछ न कुछ चीज़ें हैं सर कि हम नाटक के प्रति एक आम जनमानस नहीं जुड़ पाता, फिर एक ऐसी विधा है जो रामलीला है, जो उससे उसको दर्शकों को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती सर। तो ये सब चीज़ें हैं सर, मुझे लगता है कि आप आप जी। आप मुझे ये बताइए कि इलाहाबाद में अगर अगर आप एक प्रस्तुति की तैयारी करती हैं नाटक की, उसके मैक्सिमम कितने शोज करती हैं? सर यही यही दुर्भाग्य है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, मान लीजिए नहीं, एक प्रस्तुति एक हो आप गई। जी सर। ऑफ जी। मुझे बता दीजिए कि कितने शोज होते हैं उसके? 3, अ, 4, जी, है ना? तो मुझे जी बताइए, सर। इतना पैसा खर्चा करने के बाद में दर्शक देखने वाला है। रामलीला तो उसका एक अलग कनेक्ट है, जी। वो तो भगवान को देखने जाता है। आपके बगल का कल्लू जो है, धोबी है,
वो रोज प्रेस करता है, लेकिन जब वो राम बन के मंच पे उतरता है तो आप उसके पाँव छू लेते हैं भाई। वो बिल्कुल, राम के बिल्कुल प्रति सर। आपकी श्रद्धा है। लेकिन ये जी, जब आप नाटक करते हैं इतना पैसा खर्चा करके 60-70 हजार, कितने शो हो जाते हैं, वही तो तकलीफ है ना, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल। लेकिन जो अ, आपका रीजनल थिएटर है, जैसे बंबई में अगर आप देखेंगे, मराठी और गुजराती थिएटर बड़े जोरों में चलता है। एक ही दिन में दो दो तीन तीन शोज करते हैं, दो दो सेट्स होते हैं। एक यहाँ काम खत्म किया, दूसरे हॉल में आप पहुंचे, बस से वो उसका सेट तैयार है, वहां खत्म किया, पहला वाला सेट हटा के तीसरी जगह लगाया गया, आप वहां पे पहुंच गए। तो कितना देखिए कितने प्रोफेशनल रूप में काम करते हैं। गुजराती थिएटर बड़ा स्ट्रांग है, इंग्लिश थोड़ा बहुत है। हिंदी रंगमंच के अंदर में फिरोज खान जो है, अपने एक एक नाटक की टिकट लगा सकते हैं 5,000 रुपए। मुगले आजम में, जी, तुम्हारी अमृता में, ऑल द बेस्ट में, आपका डिनर विद फ्रेंड्स के अंदर में, जी, तुम्हारी अमृता, ये सब बिकॉज कितने कलाकार जुड़े थे, वो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन है। वो अफोर्ड करते हैं फिरोज साहब कि एक टिकट एक लगा देंगे 2,000 रुपए का, तो आराम से लोग आ जाएंगे। बाकी लोग दिखाएं, बाकी लोगों के बिल्कुल, घर चल रहे हैं हिंदी थिएटर ग्रुप में। जिनका ग्रुप है उनका घर चल रहा है, उनके एक के बजाय दो घर बन गए हैं, दो दो गाड़ियां आ गई हैं। उनके तहत जितने एक्टर्स काम करते हैं उनको क्या मिलता है? 750,000 रुपए। और शोज बिल्कुल, कितने होते हैं आप मुझे बताइए साल भर में? कैसे अपनी जीविका चलाएंगे, घर कैसे बिल्कुल चलाएंगे? सर। बिल्कुल सर, सबसे ये बड़ी सोचनीय। त्रासदी जी जी, दयनीय सो है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और सर यही स्थिति है, तभी हम सोच नहीं पाते कि रंगकर्म में पूर्ण रूप से कैसे आदमी इन्वॉल्व हो, ये दिक्कत तो है। सर एक स्क्रीन पे आपके डाल रही हूँ, सुषमा शर्मा जी का प्रश्न है प्रयागराज से। सर अगर भारतेंदु नाट्य अकादमी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास हुए विद्यार्थी भी फ़िल्म या टीवी में जगह नहीं बना पा रहे हैं, तो कमी कहाँ है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए मेरा सोचना है कि जो भारतेंदु नाट्य अकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, यहाँ पे आप स्कॉलरशिप देना बंद कर दीजिए। स्कॉलरशिप की दुहाई पे जो लोग वहां पर आते हैं, स्कॉलर हम तो बहुत गरीब हैं, स्कॉलरशिप मिली तो पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, उनका पढ़ने का मन ही नहीं है। उनका मेन मुद्दा है स्कॉलरशिप मिल जाए, 2 साल हम गुजार लें, उसके बाद हम बंबई पहुंच जाएंगे, फिल्म और टेलीविजन में काम करेंगे। जैसे आपके मेडिकल कॉलेज होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, बाकी कॉलेज होते हैं, भातखंडे वगैरह है, आप पैसा दीजिए, पढ़िए, 2 साल आप थिएटर की पढ़ाई कीजिए। अदरवाइज आपके पास में ऑप्शन होना चाहिए कि उसी स्कूल में, उसी छत के नीचे हम आपको फिल्म और टेलीविजन की तमाम विधाओं के बारे में हम आपको जो है ट्रेन करेंगे। बाहर निकलिए और करिए कोर्स, मुझे कोई शिकायत नहीं। आप टैक्स पेयर के पैसे पे खेल कूद नहीं कर सकते, क्यों करेंगे आप? इतनी बिल्कुल, मेहनत से कमाया हुआ सबका पैसा आप गुलछर्रे में उड़ाएंगे? कि आपको बिल्कुल, जो फीस भी माफ हो जाए, हॉस्टल की कमरा भी मिल जाए, खाना पीना भी हो जाए, किताबों पे आप खर्चा करते नहीं, अपने रख रखाव खर्चा करते नहीं, डोले शोले बना लिए, दाढ़ी बना ली, बेतरतीब के कपड़े पहन के आप निकल गए। इनमें से किसी लड़के को कह सकते हैं आप कि आप भैया ड्रामा स्कूल के विद्यार्थी हैं? रख रखाव तो देखिए, आपकी तब पलट के देखने को मन नहीं करता। बिल्कुल, बिल्कुल सर। हर चीज में लापरवाही। तो आप बना दीजिए ना, ये जो सुषमा जी ने सवाल किया, आप इनको एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दिए विद द बेस्ट ऑफ द फैकल्टी। पैसा दीजिए, आइए, पढ़ाई कीजिए, बाहर निकलिए और अपनी जगह बनाइए। आप जगह बनाने की तलाश कीजिए। हर इंजीनियर को काम नहीं मिलता, हर डॉक्टर को काम नहीं मिलता, हर एमबीए वाले को काम नहीं मिलता, लेकिन वो पढ़ाई करता है ना, पैसा तो खर्चा करता है। तो आप करिए ना पैसा खर्च, क्या परेशानी है? उसके बाद जिंदगी जैसी बनाना चाहे बनाइए। बिल्कुल। सर अभी हम बात कर रहे थे मराठी और बंगाली थिएटर की, तो वो तो हम सभी जानते हैं, उस पे हम लोग चर्चा भी करते हैं कि क्यों वो मतलब आज के दौर में भी वो चल रहा है। तो सर मैं जानना चाहूंगी आपसे कि जो वर्तमान हिंदी रंगमंच की जो स्थिति है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मैंने आपको बताया, इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो इज्म की है। मैं इस तरह के नाटक करूंगा क्योंकि मुझे पसंद है। अरे भैया तुमको पसंद है, लेकिन देखने वाला जो पक्ष है उसकी तरफ कभी आपने गौर किया है? कुछ चीजें आपने चेंज करने की कोशिश की है? आप गांव में गए, गांव में जाने का कि भैया कितना पैसा लगेगा? 2,000 रुपया मेरे पास में, बाकी लोग 10-10 रुपए का चंदा देंगे, इतने में ही मैं शाम को एक बढ़िया सा नाटक करूंगा जिससे ये गांव वाले इस चीज में जुड़ सकें। ये कोशिश तो हमारी नहीं, हर आदमी शहर में अपनी जगह बनाना चाहता है। पद्मश्री के उसका जो है वो चाहिए कि मुझे पद्मश्री मिल जाए, मैंने थिएटर में कितना बड़ा योगदान दिया। ये सब ये कोई सही बातें नहीं है। वी आर रॉन्ग पीपल। हमें तो हक ही नहीं है कि हम कह सके कि हम रंगकर्मी हैं।
कहाँ से रंगकर्मी मुझे बता दीजिए ना। आप तो इतने सारे लोगों से बात कर रही हैं, इतने सारे लोगों ने आपसे बात की है, आप मुझे बता दीजिए कि सीरियसली रंगकर्म कहाँ पर है आज? है ही नहीं। क्योंकि एंड रिजल्ट क्या है कि पैसा नहीं कमा सकते, पैसा नहीं कमा सकते तो शौकिया ही करेंगे, प्रोफेशनल तो आप बन नहीं सकते। बिल्कुल सर। ये जो आपका मराठी थिएटर है, इसके अंदर में एक चीज बिल्कुल कायदे से लिखी है, अंडरलाइन की हुई है, इतने रुपए से ज्यादा का टिकट नहीं लगाएंगे आप। उनके जो म्यूजिकल चलते हैं वो दोपहर में चलते हैं, 12 बजे शुरू होते हैं, 5:30-6 बजे तक खत्म होते हैं। लोग जम के बैठ के प्यार से देखते हैं, ताली बजाते हैं और खुश होते हैं। टिकट 200 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। बाकी जो बड़े लोग आ गए वो आप कर दीजिए जितने का टिकट, उसमें ज्यादा लोग नहीं आने वाले। सेम थिंग इन गुजराती। हमारी फिल्में जो हिंदी फिल्में हैं और जो साउथ की फिल्मों का जो अगर हम देखेंगे, मापदंड करेंगे, एक दूसरे को तोलेंगे, तो उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो इतने स्ट्रांग है, हिंदी में है ही नहीं। हिंदी में तो वही रटपटी है। अब तो जब से ओटीटी आ गए, लोगों ने काम करना शुरू किया, अलग अलग चीजें कर रहे हैं, कुछ नई चीजें कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं। अदरवाइज हिंदी में क्या है? कुछ गढ़ हैं, वो जो फिल्म बनाएंगे तो उन्हीं की चलती, तब बेचारे उनकी भी नहीं चलती कि लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। भाई ओटीटी पे हम आराम से देखते हैं, 199 रुपीज पर मंथ नेटफ्लिक्स का। एक आपने कनेक्शन ले लिया, पूरे परिवार ने बैठ के देख लिया। कुछ अच्छा काम है, कुछ बुरा काम है, लेकिन काम तो है, रोज नया काम है। राधे क्यों नहीं चली? राधे लोगों ने क्यों नकार दी? हुआ करें वहां पर भाईजान। द फिल्म वाज बिल्कुल, नॉट गुड, इट डिड नॉट हैव एनीथिंग, नो सॉलिड कंटेंट। हमें जो बिल्कुल। पूरा इसको, ये जो हमारे मापदंड है रंगमंच को लेके, तमाम चीजों को लेके, विल हैव टू रीविजिट देम। उनको दोबारा से हमें जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमारे देश के लिए क्या क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें नहीं सही हैं। क्योंकि जब तक आप ये आधे जी, अधूरे बिल्कुल। और अंधा युग इसको निचोड़ के रख देंगे, तो बेचारे भारती जी की आत्मा करा उठती कभी कभी के, बहुत हो गया भैया, जाने दो प्लीज, आराम करने दो थोड़ा। आप मुझे बताइए ना, बिल्कुल, नए नाटक करने के लिए कहाँ से प्रोत्साहन मिल रहा है? कि बिल्कुल हम सर, सही कह रहे हैं। ये वर्कशॉप करेंगे, आ जाइए, इसमें से जो अच्छे 5 नाटक होंगे उनको हम पब्लिश करवाएंगे, उनका मंचन करेंगे अगले 6 महीनों के अंदर में या साल भर के अंदर में। हर 2-2 महीने पे एक एक नया नाटक, 6 नाटक। आपको देखिए कितनी सारी स्क्रिप्ट्स मिल जाएगी, और कमी नहीं है इस देश में लिखने वालों की। हर तरह का नाटक लिखते हैं यंगस्टर्स जो होते हैं, जो स्क्रिप्टें आज लिख रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, आप देखिए ना, गजब का काम कर रहे हैं। जी सर, एक प्रश्न निरंजन भौमिक दादा ने किया है, आपकी स्क्रीन पे है। भारतेंदु नाट्य अकेडमी जी से आप जुड़ रहे हैं। आज जिस हालात में ये संस्था पहुंच गया है, उसके जिम्मेदार कौन है? पिछले कई वर्षों से कोई निदेशक नहीं, क्या कोई संस्थान बिना निदेशक के चल सकता है? सरकारी पदों के आईएएस द्वारा संस्थान चल सकती है? उनका ये प्रश्न है। अनिल जी नमस्कार, बहुत दिनों के बाद में आपको देखा। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपना जो लेखन में, वो जो पब्लिशिंग का काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा जी, काम कर रहे हैं। देखिए आईएएस ऑफिसर, जी, क्योंकि ये जो है ऑटोनोमस बॉडी है, गवर्नमेंट इसको पूरी पूरी ग्रांट देती है, तो गवर्नमेंट को पूरा हक है कि कब क्या कदम उठाएगी। लेकिन अभी जो निदेशक, आपके जो अध्यक्ष महोदय हैं, रवि खरे जी, उन्होंने कोशिश करके वो जो 5 रिक्त पोजीशन थी टीचर्स की, उनको तो भर दिया। अब मुझे लगता है 1-2 महीने में यहाँ पर पूर्णकालिक निदेशक भी आ जाएगा, वो भी हो जाएगा। एक संस्था और नियमावली के तहत जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आपके हाथ बंधे होते हैं। आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। उनको जो हमको समझ में आ रहा है हम कर रहे हैं, भैया तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। लेकिन सालों सालों के बाद में 5 टीचर आ गए, अच्छे पढ़े लिखे टीचर हैं, सब आ गए। लेकिन अब हमको अपनी जो दृष्टि है, जो पूरा जो विजन है, थिएटर को लेके चेंज करना पड़ेगा। हम सालों से, भारतेंदु नाट्य अकादमी को खुले हुए 45 वर्ष हो गए ऋतमराज जी। 45 साल, जी, 45 साल में तो कितने बदलाव आ जाते हैं। हम कहाँ तक बदले? हमको बैठ के बात करनी पड़ेगी। यहाँ तो बिल्कुल हर सर। आदमी ये कहने की कोशिश करता है कि मुझसे बड़े तुम नहीं, मैं तुमसे तो बहुत गुने गुने बड़ा हूं। तो खुश रहिए, आप खूब मंडूक बने रहिए। बाकी जगह बाहर आपकी नजर नहीं है। आप जो, आपके जो विश्व लेवल पे जो थिएटर हो रहा है, उससे आप क्या सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं?
कोई नहीं सीखता। बिल्कुल सर। और सीखने की सर कोशिश। जी, इसका सर रीज़न जो मुझे समझ में आया, जो हमारे नैतिक मूल्य गिर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है सर, जो मुझे समझ में आ रहा है। नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, नैतिक मूल्य तो अपनी जगह ठही हैं। जो माँ बाप सिखाते हैं बहुत कुछ घर के अंदर में, आज के हालात में रहते हुए जिस तरह से हम चल रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल करना, कई जगहों से अपने आप को बचाना, वो सही है। लेकिन सबसे बड़ा जो ये काम आज के बच्चे कर रहे हैं, जिनको लगता है कि उनसे बड़ा तो थिएटर एक्टर या फिल्म और टेलीविजन का एक्टर कोई है ही नहीं। आप मुझे बताइए, मेरे ज़माने में जब तक था वहाँ पर डिप्लोमा मिलता था, डिप्लोमा इन थिएटर, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी में, और उसके बाद में लिखा जाता था स्पेशलाइजेशन इन सो एंड सो सब्जेक्ट। आपको एक्टिंग पढ़ाई जाती थी, स्टेज क्राफ्ट में लाइटिंग, सीनिक डिजाइन, कॉस्ट्यूम, मेकअप, थिएटर आर्किटेक्चर, डायरेक्शन, राइटिंग, सब आपको सिखाया जाता था। वो मेंशन किया था, पता नहीं धीरे से किसने उसको उड़ा दिया, अब तो डिप्लोमा इन थिएटर है। हर आदमी, ये हर स्टूडेंट फील करता है कि मैं तो सब जानता हूं। आप देखिए आजकल फेसबुक पे और तमाम जगह पे ऑनलाइन एक्टिंग के कोर्सेज हैं, 7 दिन के, 10 दिन के। वो जो आदमी पढ़ा रहा है उसका अपने अपना एक्सपीरियंस क्या है, जो बाकी बच्चों को पढ़ा रहा है 10 दिन के लिए एक्टिंग। अगर वो घटिया एक्टर है तो घटिया एक्टर ही प्रोड्यूस करेगा, और माफ कीजिएगा 7 दिन में एक्टर नहीं बना सकते। रंगमंच की जहां पर क्या होता है कि 3 साल के लिए आप लोग काम करते हैं, कस के मजाई होती है, लोग समझना शुरू करते हैं, तब 3 साल के बाद में वो कहता है कि मुझे एबीसीडी पता चली, अब मैं पॉलिश करूंगा अपने आप को। ये 7 दिन की बिल्कुल, वर्कशॉप, उनके पास पैसा नहीं तो आप बेवकूफ बनाएंगे लोगों को। 7 दिन की वर्कशॉप, 10 दिन की वर्कशॉप, अरे भैया तुमने क्या एक्टिंग की है मुझे बताओ अपना बायोडाटा ना। मैं तो चिल्लाता हूँ इन पे। ये कहते हैं हम पैसे कहां से कमाए, तो मैंने कहा पैसे कमाने क्या करोगे, दूसरों की गर्दन रेतोगे आप, नाम खराब करोगे आप रंगमंच का, नाम खराब करोगे एक्टिंग कोचेस का और एक्टिंग टीचर्स का, जिनको खुद को कोई तमीज नहीं है और वो एक्टिंग पढ़ाएंगे। पढ़ा लो भैया, देखते ना कितने मिलते हैं, हर एक दुकानें खुलती है और बंद होती है। बंबई में क्या होता है, 3-3 महीने की ये कोर्सेज हैं। लड़का आता है, एक तरह की दाढ़ी लेके, एक तरह के बाल बाल कटा के, वो गुम्मा कटिंग सैलून और डोले शोले, और यही बात करता है मैं शाम को चिकन खाऊंगा, फिर 1 घंटे डांस करूंगा और एग वाइट खाऊंगा 25, तब मेरी जाके हेल्थ बनेगी। यहाँ वाला एप्लीकेशन कब आएगा मुझे बताइए ना। करेक्टर क्या होता है, उसकी इंट्रिकेसीज क्या होती है, इंटरैक्शन कैसे करते हैं, स्टेनिस्लावस्की वगैरह भूल जाइए, हमारे तो बाप बैठे हुए हैं पर भरत मुनि। भरत मुनि तो हर तरह की एक्टिंग के बारे में बात कर चुके हैं, हर तरह के थिएटर के बारे में बात करते हैं। वो मिस्टर भरत मुनि है, मिस्टर नहीं, श्री भी नहीं, वो सिर्फ भरत मुनि है। तो इसलिए कोई ध्यान नहीं देता। अगर भरत मुनि की जगह मिस्टर कोई और आ जाते, अंग्रेज नाम आ जाता, मिस्टर फलान रॉबिन्सन या मिस्टर क्रूसो, तो लोग कहते अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा पढ़ाएगा, और जितने अच्छे पैसे लेगा आपको लगेगा ये उतनी अच्छी पढ़ाई करवाएगा। टीचर्स का है हमारे यहाँ बताइए ना। जरूरी नहीं कि जो एक्टिंग का अच्छा टीचर हो वो एक्टर अच्छा हो, जो एक्टर अच्छा हो वो एक्टिंग भी पढ़ाई, ये बड़े रेयर कॉम्बिनेशन होते हैं। ये कॉम्बिनेशन बिल सामने आता है। मैंने उनके साथ में 5 साल काम किया, अनुपम खेर के साथ में, उनका जो स्कूल जी, है एक्टर प्रिपेयर्स, 5 साल। लेकिन वो एक्टर अपने आप में लाजवाब एक्टर है। वो उस दौर से गुजर कर आया है जहां उसने एक्टिंग की है, एक्टिंग को समझा है। अब लोगों के साथ में स्पेशलाइज क्लासेस, मास्टर क्लासेस लेता है। बेरी जॉन उस तरह के लोग हैं। बाकी लोग नहीं, जिन्होंने एक्टिंग नहीं की, जो समय के साथ बदले नहीं है। खेर साहब से पूछिए कि आप किस तरह की एक्टिंग पढ़ाते हैं, उसने कहा रियलिस्टिक। रियलिस्टिक क्या एक्टिंग है, आज की एक्टिंग है। अब हमारे लोग आके मुद्राएं सिखाएंगे कि यूं करेंगे तो रोष व्यक्त होगा, यूं करें तो वात्सल्य होगा। यार ये सब चीजें जो है कोडिफाइड लैंग्वेज है डांस की। आप मुद्रा हमको क्यों बता रहे हैं, अमिताभ बच्चन के गुस्सा होने का अंदाज, इरफान साहब के गुस्से होने का अंदाज, नवाजुद्दीन का अंदाज, आपके जो है नसीर भाई हैं उनका अंदाज, सबका अलग है। सब अगर वैसे ही गुस्सा करेंगे, आंखें निकाल के यूं करके और यूं करेंगे, तो सबका गुस्सा एक जैसा है ना। वो तो नए नए आयाम दे रहे हैं, कितना सिखा रहे हैं आपको, किस तरह की क्या डिसेंट फिल्में कर रहे हैं। मैं तो नसीर भाई का मिल जाए तो मैं तो उनके साथ काम भी किया मैंने। फिरोज खान का जो प्ले था गांधी, महात्मा वर्सेस गांधी, एक छोटा सीन था, साथ में एक्टिंग भी की। गजब के एक्टर है। बंदिश बैंडिट्स करके उनकी फिल्म है, आप दिखा दीजिए कि किस एंगल से आपको नहीं लगता कि वो क्लासिकल सिंगर नहीं है, कितना काम किया होगा। एक से एक गजब के एक्टर पड़े हुए, थिएटर से आए हैं,
थिएटर्स आके फिल्म में है, टेलीविजन में भी काम करते हैं, लेकिन थिएटर के साथ नहीं जुड़ा। नसीब भाई आज भी थिएटर करते हैं, कुछ भी मिल जाए छुट्टी लेंगे, प्ले करेंगे, नुकसान में जी, जाएंगे, बट ही विल डू इट। उसको कहते हैं बिल्कुल, सच्चा प्यार, लगाव बिल्कुल है। सर। उस विधि की जो है, वो जो तमाम जो है, उस विधा की आप इज्जत करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जब आराम से तन मन बिल्कुल एकाग्रचित हो जाता है, आंखें बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए, आपको अच्छा लगता है क्या बढ़िया जगह, क्योंकि सामने ऑडियंस बैठी है, उसी टाइम आपको जो है रिएक्शंस मिल जाते हैं। बिल्कुल। सर, बात नाटकों की हो रही है, तो मैं एक प्रश्न, अभी आपने फिरोज सर का नाम लिया, तो मैं जानना चाहूंगी कि फिरोज खान जी की जो नाट्य प्रस्तुतियां हुई, इसके साथ कई आप बाहर भी गए देशों में, तो जी, उस नाटक के बारे में कुछ शेयर करें हमसे। मैंने फिरोज साहब के साथ में उनके नाटक में काम करना शुरू किया 92 में। अनुपम खेर साहब ने रिकमेंड किया कि कोई तुम्हें टेक्निकल आदमी चाहिए तो भाटिया साहब उनको ले लो, तो 92 से मेरा उनके साथ जुड़ना हुआ। और मैंने सबसे पहले नाटक किया सालगिरह, जिसमें अनुपम खेर और किरण खेर थे, हस्बैंड वाइफ, जो अलग अलग हो चुके हैं। उसके बाद मैंने नाटक किया कुछ भी हो सकता है, जिसमें सोलो परफॉर्मर थे स्टेज पे अनुपम खेर। उसके बाद मैंने किया तुम्हारी अमृता, जिसमें फारूक शेख साहब और स्वर्गीय फारूक शेख और शबाना आजमी। उसके बाद मैंने किया नाटक डिनर विद फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने नाटक किया आपका जो है कुछ भी आपका कुछ भी हो सकता है, ऑल द बेस्ट करके। तो उनके साथ मैंने 4-5 नाटकों का मैं हिस्सा रहा। मैं टेक्निकल जो पूरा काम था वो सँभालता, सेट लगाना, लाइट का, कभी म्यूज़िक का, इन तमाम चीज़ों का, ट्रैवलिंग और ये सब करना। तो मैं तो कम से कम मेरे ख़्याल से ब 12-14 कंट्रीज़ घूमा उनके साथ में। और मुझे जब-जब मौका मिलता था, क्योंकि हम लोग परफ़ॉर्म करते थे फ्राइडे, सैटरडे, संडे। बाकी लोगों की तरह हम पूरे वीक नहीं करते थे, फ्राइडे सैटरडे संडे, और 4 दिन मिलता था, तो जहाँ आखिरी परफॉर्मेंस होती थी वहाँ 2 दिन रुक जाते थे, फिर 2 दिन अगली परफॉर्मेंस की जगह पहले से पहुंच जाते थे, जगह को देखते थे, लोगों से मिलना जुलना होता था। मैंने बैक स्टेज बहुत स्टडी किया वहाँ का, तमाम लोगों का। न्यूयॉर्क के अंदर में तो मेरे इतने सारे दोस्त बन गए थे मैनहट्टन में, कि उनको मैंने कहा कि वो उसके चार्जेस लगते हैं, उसने कहा कोई चार्ज देने की जरूरत, मिस्टर भाटिया यू कम विद अस। तो मैंने तो पूरा बैक स्टेज उनका देखा। वो हेलीकॉप्टर स्टेज पे ले आते हैं, 3 लेवल के स्टेज होते हैं, एक नीचे चला जाता है, 2 ऊपर चले जाते हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीजें वो करते हैं स्टेज के ऊपर में कि, लेकिन ये भी बात है कि एक बार अगर प्ले प्रोड्यूस हो गया तो वो कम से कम 5, 7, 8, 10 साल चलता है। मैंने तो वहां पर फैंटम ऑफ द ओपेरा, मैंने ब्लैक में टिकट खरीदा, क्योंकि टिकट नहीं थे। तो मैंने कह दिया भैया मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, इंडिया से आया हूँ, थिएटर कर रहा हूँ। उससे कहा सर यू वेट फॉर जस्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट के बाद में बोले कि ये वाला टिकट ले लीजिए, आपके लिए बढ़िया, आपको सब कुछ नजर आएगा, एक पोर्शन वो नजर नहीं आएगा कि ऊपर की तरफ है, बट अदरवाइज द प्ले इज गुड। $25 का टिकट, $25 तो बहुत हुए ना। लेकिन मैंने जितना देख के वहां पे सीखा है और समझा है, वो अपने आप में बहुत। आप इन कंट्रीज में चले जाइए, सिर्फ सड़कों पे चलिए, लोगों को देखिए। हम कहते हैं ना, हम करेक्टर स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो कहाँ अलग अलग तरीके, एक बूढ़ा आदमी बैठा कॉफी पी रहा है, एक यंगस्टर का खड़ा बियर पी रहा है, 2 प्रेमी प्रेमिका कहीं पार्क में बैठे हुए एक दूसरे के गलों में बाहें डाले हुए हैं। आपने हर तरह की दुनिया देखी और जीने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात है कि वहां का जो थिएटर था, वो देखने का मौका मिला, जो आपको यहाँ मिलता नहीं है। और हिमसेल्फ फिरोज भाई जो हैं, बड़े गजब के एक्टर हैं। हर प्ले के अंदर में एकदम, मतलब वो तो घुस जाते हैं कि इसके अंदर में से निकाल के लाना है, लोग देखेंगे और वाह वाह वाही इसलिए करेंगे कि ये वाकई में उसके काबिल है। इसलिए नहीं कि फिरोज खान है और शबाना आजमी है और फारूक शेख है। फारूक शेख और शबाना आजमी जिस तरह से आपका तुम्हारी अमृता करते थे, 2 टेबल, 2 कुर्सियां, उसी पे लाइट्स, और दोनों के पास में अपने अपने खतो खताबत जिन दोनों के बीच में चलता था। ना उठते हैं ना चलते हैं, एकदम म्यूजिक आता है तो एंड में आता है, लेकिन वो दिल के, लोगों के दिल को छू लेता। तो लोग कहते वाह, ये सब चीजें, इसका फर्क है। इस ये काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। रतन थिएम है जो अपना वहां पर काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, फोक थिएटर के साथ में काम करते हैं। अब रामलीला जो है, रामलीला को हमें अलग परिवेश में देखने की जरूरत है, कि गांव की रामलीला तो है, लेकिन शहर की रामलीला में हम क्या नुआंसेस नए जोड़ सकते हैं, कि आज के तारीख में वो रामलीला थोड़ी सी मीनिंगफुल हो जाए। वो हमें काम करने की जरूरत है, सरकार को मिलने की जरूरत है। सरकार से कहिए कि आप रंग मंडल बना दीजिए ना, 25-50,
ये जो बच्चों को आप देते हैं वहां पर पैसा, इनको जो देते हैं स्कॉलरशिप देते हैं, मत दीजिए ना। ये रंगमंच के एक्टर्स को दीजिए, जो वहां पे निकल के आता है 20 लोगों का रंगमंच, उनके साथ में ऐसे सार्थक नाटक करिए जो लोगों की समझ में आए। जब हम जाएं तो लोग इंतजार करें कि ये रंगमंडल वाले लोग आए तो भैया फिर से आना, बहुत बढ़िया। तो आप कहेंगे हम बिल्कुल जमा के आएंगे। यूपी में इतना स्कोप है। तो ये जब तक हम ये श्रेय नहीं लेंगे और या पहला कदम हम नहीं उठाएंगे, तब तक कैसे बात बनेगी। रंग कर्म करने वाले लोग जब तक मिलकर सरकार से नहीं बात करेंगे, एक रखिए ना, एक समारोह रखिए जिसमें जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सांस्कृतिक मंत्री है, सांस्कृतिक कार्य विभाग है, बीएनए के लोग हैं, तमाम लोगों से, थिएटर ग्रुप करने वाले से लोग आइए, बातचीत करिए, थिएटर को कैसे बढ़ावा दें। ये जो सरकार से, सेंटर से ग्रांट आती है और तमाम लोग लेके बैठ जाते हैं, ग्रांट आती 4.5-5 लाख रुपया, उसमें से खर्चा करते हैं 1 लाख रुपया, 4 लाख जेब में चला जाता है। उनका सही ऑडिट क्यों नहीं होता? क्यों वो दुहाई देते हैं कि हमने तो थिएटर खर्चा कर दिए? दिखाइए ना, कहाँ खर्चा किया। बिल्कुल। लखनऊ में एक प्रेक्षागृह है जिसमें ग्रांट वाले ही नाटक है, जी। और झूठी उनकी खबरें भी छप जाती हैं। इन्होंने ये नाटक किया, भव्य रहा, लोगों ने तालियों के गड़गड़ाहट से जो है हॉल को सर पे उठा लिया। 10 लोग बैठे हुए थे हॉल में, वो क्या बेचारे ताली बजाएंगे? उनको तो बन पाव और अपना जो है चाय पे बुलाया गया कि नाटक खत्म हो जाए, खा लेना, चले जाए। बाकी लोगों ने प्रिंट कर दिया। सही माने में क्या थिएटर करना? वो जो रंगमंच का पैसा जो ग्रांट वो लेके घर भाग जाते हैं, कहाँ तक सही मुझे बताइए। ये बातें बहुत सारे लोग जो अगर सुन रहे होंगे पूरी परिचर्चा को, हम मेरे और आपके बीच में, तो वो बड़ी नाराजगी हो रही होगी कि भाटिया क्या बकवास कर रहा है, क्या समझता है अपने आप को, खुदा समझता है। हाँ, खुदा तो नहीं समझता, लेकिन उसका एक वायर मीडियम। आपको तो नहीं ये सर, समाज अगर कोई आप, बात अपनी तथ्य परक रख रहा है तो उसको सुनना सबको चाहिए, ऐसी बात नहीं नहीं है। नहीं, ये तो ऐसे भी क्योंकि विचारों का एक, स्वागत है सर। नहीं नहीं, आपके पास में इतना बड़ा मीडियम और जिस तरह का काम कर रही हैं आप, माउथ फीडिंग थोड़ी करती, स्पून फीडिंग थोड़ी करते। ये बोलो कि इंटरव्यू के पहले देखिए ऐसा ऐसा बोलिएगा, लोग नाराज हो जाएंगे, ऐसा मत बोलिएगा, वो तो आप नहीं करती ना। आप तो तमाम तरह के लोगों को ले आती, सब लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। तो इसकी बहुत जरूरी है बड़े लार्जर स्केल पे कि लोग आज आके जुटें और बताएं कि रंगमंच कैसे होगा, लोगों के घर कैसे चलेंगे। अगर आप नौकरीशुदा आदमी हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, शाम को थिएटर कर रहे हैं, अच्छा थिएटर करना चाहते हैं, तो आप करिए। आपको क्या पीछे से मिलना चाहिए? सपोर्ट। बिल्कुल सर, और देखिए, आपका सुझाव बहुत सराहनीय है सर। सर, इसके साथ ही एक चीज़ और भी जानना चाहूँगी, अभी आपने रंगमंच से ही बात की तो अनुपम खेर जी की कोई एक्टिंग स्कूल भी है, हमको बहुत ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन मैं जानना जी चाहूँगी कि जो हमारे बच्चे, जैसे बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि कहाँ-कहाँ वो करें, तो अनुपम खेर जी की जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में, या आप जो जुड़े थे उनसे, तो उसके बारे में कुछ शेयर देखिए, करिए सर। जी। उस इंस्टीट्यूट का नाम है दी एक्टर प्रिपेयर्स करके, स्कूल की संस्थान का नाम है, एक्टर की तैयारी। वहां पे 3 महीने का कोर्स होता है। आज की तारीख में शायद उनकी फीस है 2 लाख रुपया, और प्लस रहने खाने का प्रबंध आपको करना पड़ेगा। दोपहर सुबह का नाश्ता, लंच वगैरह सब आपको वहीं पे इंस्टीट्यूट में दिया जाता है। तो स्कूल की शुरुआत हुई क्योंकि खेर साहब को कहीं पर लगा कि एक कायदे से ट्रेन करने वाला इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और उनसे बड़ा आदमी कौन हो सकता है जिनको कि खुद ही इतना एक्सपीरियंस है थिएटर, फिल्म में और टेलीविजन में काम करने का, रंगमंच से जुड़े रहे हैं, आज तक करते हैं, प्लेस करते चले आ रहे हैं। तो वहां पर जो ये 3 महीने का कोर्स होता है, 2 लाख रुपए इसके चार्जेस हैं। वहां पर आप आइए, अप्लाई कीजिए। तो ये इसकी शुरुआत हुई थी सन 2005 में। इसका जो उद्घाटन किया था वो श्री अमिताभ बच्चन और श्री आमिर खान ने किया था। 2005 से चल रहा है। साल भर में इसके 3 बैचेस होते हैं। 3 महीने का एक बैच होता है, फिर 1 महीने के लिए बैच रोक दिया जाता है क्योंकि इसके अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो हर जगह जो एडमिशन की तैयारी होती है, बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद में इंटरव्यूज होते हैं, ऑडिशन होते हैं, फिर नए बच्चे आते हैं, फिर वो काम करना शुरू करते हैं। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि वो लोग, मैं इस स्कूल में आऊंगा और मैं एक्टर बन जाऊंगा, तो गलत फहमी होगी बहुत बड़ी। ये इंस्टीट्यूट आपको पूरी तरह से गुरूम कर देता है। आपको इतना सपोर्ट, इतना जो है आपको हौसला हौसला अफजाई करता है कि आप कैमरे के सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं, आप लोगों से बात कर सकते हैं।
अब उसमें कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं कि आप मार्क पर आइए, मतलब मैं खड़ा हूं, मेरे शोल्डर पे कैमरा लगा है और सामने वाला एक्टर बोलता हुआ आता है और एक जगह खड़ा हुआ है, तो उसका चेहरा नजर आ गया, मेरी बैक नजर आएगी। लेकिन अगर आप मार्क पर नहीं आए तो गड़बड़ हो जाएगा, उसको दोबारा शॉट लेना पड़ेगा। या अगर मार्क पर नहीं आए तो कैसे हल्का से एडजस्ट करेंगे कि मार्क पे आ जाए। ये तमाम चीजें हैं। पॉज लेने का मतलब क्या है, इंटर रिलेशंस क्या है, आप पॉजेस क्यों लेते हैं। आप सामने वाले, अगर आपका मदर का कोई को रोल कर रहा है, कोई फादर का रोल कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, या आपका कोई दोस्त है जो मौत की शैया पे लेटा हुआ है, हाउ डू यू इंटरेक्ट विद हिम। वर्बोस एक्टिंग जो होती है वो बड़ी गड़बड़ एक्टिंग की, आप लगातार बोलते चले जा रहे हैं। आप खुद, आप देखेंगे दिन में कई बार आप कोई चीज देखती हैं और देखने के बाद में आप सोचती हैं, उसको ग्रहण करती हैं, वो आपके साथ में चलता रहता है। तो ये तो जिंदगी के पॉजेज हैं। तो एक्टिंग में लगातार आप पॉज क्यों नहीं लेंगे, आप बोलेंगे क्यों। तो ये तमाम जो तकनीक, जो टेक्निक्स हैं, जो नई विधाएं हैं, उनसे लड़कों को जो है अवगत कराया जाता है। वहां पर मेरे ज़माने में जब मैं था, अभी भी होता है कि आप प्लेस करते हैं, स्टूडेंट साथ में 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया, 3 टीचर को ले लिया और 7-7 लोगों की टीम के साथ में एक नाटक किया, तो दे हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग प्रैक्टिकल इन थिएटर वहीं पर उस स्कूल के अंदर में। और आपको एक एक्टिंग होती है जिसमें कि इनवाइटेड ऑडियंस आया करती थी, उनके सामने आपकी प्रस्तुति होती थी। अब तो उसको स्कूल को मैंने देखे कितने साल हो गए, 2005 से लेकर 2021, 16 साल हो गए, अभी तक चल रहा है। उसने दीपिका पादुकोण, वो अपने जी। ज़माने की 2007 की स्टूडेंट है, जो बीएनए में आपका ये एक्टर प्रिपरेशन पढ़ी, बाद में जाकर उन्होंने पहली फिल्म की। वो ट्रेन होने के लिए आई थी इस स्कूल में, किसी को उन्होंने बताया नहीं। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो टेलीविजन पे काम किया, लोग मॉडलिंग करते हैं, डबिंग करते हैं, तमाम काम है। मतलब एक अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे ये देखिए कितना पैसा देते हैं, 2 लाख रुपए, सब नहीं एक्टर बन पाए। कुछ मॉडल्स बन गए, कुछ लोगों ने वॉइस ओवर शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने मॉडलिंग शुरू कर दी, कुछ लोगों ने ट्रेनिंग शुरू कर दी। तो इस तरह का है ना। तो ऐसा सबके पास में, यू पे फॉर इट, यू गेन द नॉलेज, गेट द ट्रेनिंग, उसके बाद बाकी फील्ड्स में जाके काम करिए, लोग मानेंगे आप। बिल, बिल्कुल सर। सर, एक प्रश्न सुषमा जी का है और सर, आप ये तो मानेंगे कि हर आदमी नसीर या अनुपम खेर जैसी प्रतिभा के साथ पैदा नहीं होता। फिर भी जो लोग छोटे-छोटे शहरों में रंगमंच को शिद्दत के साथ कर रहे हैं, उनके महत्व को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि यह रंग यात्रा उनसे भी बनती है और आगे बढ़ती है। इसलिए हमें ऐसा रास्ता निकालना होगा जहाँ से हम प्रतिभाओं को सही दिशा दे सकें। सुषमा जी, माफ कीजिएगा, आपने मेरे कथन को उल्टी तरीके से लिया। मैंने कतई नहीं कहा कि रंगमंच बंद कर दीजिए, हम तो कहते हैं रंगमंच करिए। लेकिन रंगमंच करने में छोटे शहरों में जो आपका पैसा खर्चा होता है और एक शो के बाद में आप नाटक बंद कर देते हैं, वो कहाँ तक सही है, मुझे बताइए आप। मान लीजिए मैं बैंक में काम करता हूँ, दूसरा कहीं पर क्लर्क है, तीसरा इंजीनियर है, चौथा डॉक्टर है, लेकिन हम शाम को 10 लोग मिल जाते हैं कि दिन भर का हमारा काम खत्म हो गया, चलो यार बॉस मिलके एक बढ़िया सा नाटक करते हैं और लोगों को बुलाएंगे। लेकिन जो पैसा खर्चा किया है वो तो आपको वापस मिलना चाहिए। नहीं, आपकी रुचि कैसे बनी रहेगी। आप जाइए ना, वही मेरा कहना है कि अगर ये जो ग्रांट है बड़े बड़े थिएटर ग्रुप्स को मिलकर बंद हो जाएगी, जिसका कि वो कायदे से उपयोग भी नहीं करते हैं, तो जो छोटे शहर वाले हैं वो कैसे काम करेंगे। मेरा सवाल तो वही है, आपने मेरे कथन को गलत तरीके से लिया। मैं एंटी थिएटर नहीं हूं, मैं हूं एंटी उस चीज के, उस सोच के कि जिसमें आप मेहनत करके महीने 1.5 महीने काम करते हैं और नाटक का पैसा जो आपने खर्चा किया है वो भी पूरी तरह से आपके पास नहीं आता है। जायज कैसे है। अगर आपके पास में क्लर्क की या डॉक्टर की या साइंटिस्ट की नौकरी नहीं होगी तो आप जीवन निर्वाह कैसे करेंगे। आप मुझे जवाब दे दीजिए, सुषमा जी से कही रिक्वेस्ट करिए और बताइए क्या है, क्या और बताएं मुझे, मैं भी मेरा जरा ज्ञान की बिल्कुल, वो बिल्कुल सर, वो सुन रही होंगी, हो सकता है अभी रिप्लाई करें। इसके साथ ही सर, मैं आपसे, मेरा एक प्रश्न है कि चूँकि आपने लेखन में भी बहुत काम किया है, संवाद लेखन में, स्क्रीन प्ले में और डायलॉग्स भी लिखे हैं। तो मैं सर आपके एंगल से जानना चाहूँगी कि एक लेखक को नाटक के दृश्य या जो इसकी स्क्रिप्ट है लिखते समय क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? देखिए, इस जगह 2 तरह के हेमेंद्र भाटिया आपको मिलेंगे। वो जो रंगमंच से जुड़े हुए थे और 88 के बाद में फ़िल्म इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद में। हर एक नाटककार या हर एक रंगमंच का कलाकार जो भी लिखने की क्षमता रखता है या लिखना चाहता है,
उसके दिमाग जहन के अंदर में क्या विजन्स उभर रहे हैं उसको अगर लिख दे सच्चे रूप से बिल्कुल ऑनेस्टली, तो अपने आप में एक स्क्रिप्ट होती है। मैंने कम से कम अपने 10 नाटक जो है वो फिल्म शूट जाने के पहले लिखे, क्योंकि मैं एक खास तरह के नाटक करना चाहता था जो मुझे आम तरीके से मिलते नहीं थे, बाजार में नहीं उपलब्ध नहीं थे, पब्लिश नहीं थे। तो मेरा सबसे पहला नाटक था वो था दी अदर बैल्कनी। नाम तो अंग्रेजी का है लेकिन हिंदी में पूरा नाटक है। एक औरत जो अपनी बैल्कनी में बैठ के सामने की बैल्कनी में एक आदमी को देखती है और उससे प्यार कर बैठती है, और धीरे धीरे जानती कि उसका पास्ट कैसा रहा था। वो तो मैंने बाद में किया। उसके बाद मैंने आका की। आका में खाली 3 एक्टर्स, एक ऐसे एक्टर की कहानी जो कि आपका जो ब्लड कैंसर से जूझ रहा है, उसमें खेर साहब, लखनऊ की एक लड़की और डॉक्टर का रोल मैंने ही किया था। तो ये सब मुझे मौका मिला इस तरह के नाटक करने का। उसके बाद नाटक करना, लिखना मैंने छोड़ा। अभी हाल ही में कोरोना काल में के अंदर में मैंने 2 नाटक लिखे हैं। जो मैंने लास्ट नाटक लिखा वो था तुम, जिसकी की प्रस्तुति मैंने दर्पण आपके लखनऊ के साथ में की। तो ये दो नाटक हैं। अभी देखिए कोरोना के बाद में हालात अगर ठीक हो गए तो या तो मैं इनको मंच पे करूंगा, नहीं तो इनकी एक शॉर्ट फिल्म बना डालूंगा। तो जरूरत जी, जो मैंने महसूस की उसके हिसाब से मैंने नाटक। जी। सर, आपकी वॉल पे मैंने देखा था 5 आपने लघु कथाएँ लिखी थी। वो था, वो संक्रमित हुआ, वो क्या है, लड़ा नहीं या वो जीता, वो है। तो ये मुझे लग रहा है कि आपने कोरोना के ऊपर ही लिखा था, इसके बारे में कुछ बताएँ? नहीं नहीं, मैंने एक लिखा था कि वेरन एक बूढ़ा आदमी जो एक बहुत ही यंग लड़की से प्यार कर बैठता है, वो 2 पार्ट्स में। कि ये हुआ और उसने कहा परसों तुम मिलना, और दूसरे दिन वो मिलने जाते हैं। उसके बाद आगे क्या कहानी है तमाम लोगों ने कहा बताइए ना इसके बारे में, बताइए ना इसके बारे में। एक था कोरोना में कि जहां कर वो एक अपने पत्रकार मित्र की तरह साथ जाता है एक जगह पर जहां तमाम लाशें बैठी हुई हैं, और एक एक करके लाशें, एक लाश उठती है, कहते भैया बीड़ी पिला दो नहीं तो हम तो मर जाएंगे। तो वो पूरी काल्पनिक चीजें हैं। उसके बाद सब लाशें उठती हैं, शमशान घाट पहुंच जाती हैं, और लाशें कहते हैं देखो भैया, हम यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आग लगेगी एक लाश को, हम लोग कपड़े उतार के हम लोग भी उसी में स्वाह हो जाएंगे, तो हमको वेट नहीं करना पड़ेगा, सब एक एक करके हो जाएंगे। उसके बाद उसी में था कि मैं बनारस जाता हूँ, कोई आदमी कहता है एक फोटो खींच लो, और प्रभु के दरबार में खींच के ले जाते हैं। तो ये तो सब मन गढ़ंत है, लेकिन कोरोना काल में आप बैठ के करेंगे क्या? आप अपनी क्रिएटिविटी को कैसे अंजाम देंगे? तो उसकी वजह से ये सब लिखी गई कहानियां जो अ, ऐसे मस्ती में लिखी गई। और घर में अब तो जी, सभी के पास में वीडियो है, स्पेशल ब्लूटूथ है, लोगों से कह दीजिए तो उसका दोस्त लोग म्यूजिक भी डाल देते हैं, तो ये। जी। दादा एक प्रश्न कर रहे हैं सर। हेमेंद्र जी, आप द्वारा लिखित नाटक अब कैसे उपलब्ध होंगे? लगता है उनको पढ़ने की इच्छा है दादा को। दादा ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी, जो मेरा आखिरी नाटक है तुम, कि आप जी, जरा उसको भेज दीजिए, तो मैं अपने वो जो मैं प्रकाशित करता हूँ उसमें करवा भी दूंगा। और मैंने तब दादा से कहा था कि जो सब टाइप करने वाले थे वो कोरोना काल के पहले मेरी स्क्रिप्ट ले गए और वो लौट के नहीं आए, और कहाँ रहते हैं कहाँ रहते हैं, वो मेरी जो बेसिक स्क्रिप्ट है वही गायब है। तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं दादा को बाई मेल जो मेरे बाकी नाटक है मैं भेज देता हूँ, दादा उनको आराम से पढ़ें, और जो भी नाटक उनको अच्छा लगेगा छाप दीजिए। मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि लोग उसको पढ़ें, अगर करना चाहें तो करिए, इत्मीनान से करिए। मुझे किसी तरह की कोई भी रॉयल्टी की अपेक्षा नहीं सर, एक मेरा यहाँ पे एक व्यक्तिगत प्रश्न ये है कि कहानी लेखन आपके लिए कितना सहज है? और इस पर जो है आपकी व्यक्तिगत राय क्या है सर? है। मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, लेकिन वो सीक्रेट आउट हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं है। कई कई बार मैं किसी सब्जेक्ट के बारे में सोचता हूँ, तो मैं अपने दोस्त मेरे घर में आते हैं, तो मैं इनको बताता हूँ कि जैसे ये घटना कभी घटित हुई थी, और फिर मैं उनका रिएक्शन लेता हूँ। अगर रिएक्शन बढ़िया आ गया, लोग कहेंगे अरे वाह बहुत बढ़िया, अरे गजब हो गया, फिर क्या हुआ, तब मैं उसको लिखने की कोशिश करता हूँ या उसके वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो कई बार मैंने ऐसा किया कि लोग जो हैं मेरे दोस्त हैं, वो मेरे लिए एक तरीके से बाउंस बोर्ड बन जाते हैं, और वो अपनी प्रतिक्रिया देने के बाद में तब मुझे लगता है कि ये कहानी वर्थवाइल है कि नहीं वर्थवाइल है। और वैसे मेरे मन में जो आता है, रात का जो वक्त होता है 2:30 से लेके 4 तक का, तो कई बार मैं अकेला रहता हूँ। मैंने अभी तक शादी वादी नहीं की, तो मैं तो अपनी माता जी के साथ में रहता था, और 2013 में उनका देहावसान हो गया। तब से मैं अकेले रहता हूँ। शांति मेरे घर के चारों तरफ बहुत है। तो 3:30 2:30 से लेके 4 बजे के बीच में
कई बार मेरी नींद खुल जाती, और वो मेरा बेस्ट टाइम होता है कुछ भी लिखने के लिए। तो कहानी लिखने के लिए, कविता लिखने के लिए, और वो टाइम जो मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, और उसको 2-3 दिन के बाद मैं पढ़ता हूँ। अगर अच्छी लगती है तो रख लेता हूँ, बाकी उसको नहीं तो छोड़ देता हूँ कि जाने दो, कोई बात नहीं, अपने आप में एक्सरसाइज थी। सर एक चीज मैं जानना चाहूंगी यहाँ पे कि जो लेखन की प्रेरणा है आपको वो कहाँ से मिली सर? लेखन की प्रेरणा, एक अंग्रेजी नॉवलिस्ट है, उनका नाम है एजे क्रॉनिन। एजे क्रॉनिन से मेरा परिचय मेरे पिताजी ने करवाया। उनका एक नॉवल है सिटिडल। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप तुम बेटा इसको पढ़ो। मैंने कहा क्यों? कहना पढ़ो तो तुम एक बार। मैंने इसको पढ़ा, उसके बाद उन्होंने उसके 2 और नॉवेल्स लाके मुझको दिए, और मैंने उनको पढ़ा। एक वो, और दूसरा जो आपके थ्री सिस्टर्स के जो रशियन नाट्यकार हैं, उनके उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। उनकी जो लैंग्वेज है, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग के अंदर में हर एक चीज चित्रित कर देता है, जितने इमेजेस हैं वो क्रिएट कर देता है, और इतनी प्यारी उनकी भाषा होती है, कभी आपको भाषा पे ध्यान नहीं देना पड़ता। अगर ये प्ले परफॉर्म हो रहा हो तो आपको लगता है कि ओ माय गॉड, ये तो आम जिंदगी से बोला चला जा रहा है। तो ये 2 लोगों ने शुरू में मैंने इनको पढ़ा भी, इनको देखा भी, और तब जाके मुझे लगा कि ये लोग हैं, ये जिंदगी से जुड़े हुए लोग हैं। इनको सुनने के लिए, इनको पढ़ने के लिए आपको एक डिक्शनरी लेके बैठने की जरूरत नहीं। और जिंदगी में मतलब बाई चांस ऐसा रहा कि मुझे अच्छे अच्छे इवेंट्स देखने को मिले जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। ज्ञानदेव जी खुद अपने आप 4-5 भाषाओं के ज्ञाता थे। इतने प्यार से बात करते थे, जहां मैं गलती करता, कोई नुक्ता वगैरह लग गया, ठक से ठीक करते। वो कहते हैं भाषा का उपयोग करो, सही करो, अदरवाइज मत करो। सीखो जितनी भाषाएं सीख सकते हो। तो इस तरह के लोग मिलते चले गए जिन्होंने बहुत सिखाया है। राज बिसारे साहब, उन्होंने तो, मैं कहूँगा कि वो तो मेरे गुरु हैं। गुरु हैं और गुरु पिता हैं। जितना उन्होंने मुझे ज़िंदगी के बारे में सिखाया, किसी और ने नहीं सिखाया। कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे पेश आते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, सब चीज़ें। वो कहते हैं तुम टीचर हो, जब क्लास में जाके वहाँ पर स्टूडेंट्स सामने खड़े होते हो, यू शुड हैव एक सलीका होना चाहिए तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारी बिहेवियर पैटर्न में, सब चीज़ों में। कैसे कपड़े पहनते हो, ऐसा थोड़े ही कुछ भी पहन के चले गए लोग आपको मान जाएंगे। आपके परिचय में ही है लग रहा है सुनील शुक्ला जी, आपके साथी हैं लग रहा है, और लिखते रितंद्रा जी इतनी सारी कलाओं में पारंगत होने के साथ साथ भाटिया जी बहुत अच्छे कहानी गो गोभी। गो भी है। समय हो तो एक आध कहानी सुन लीजिए। बिल्कुल आपने बहुत सही समय पे सुझाव दिया, क्योंकि टाइम हमारा हो जाता तो शायद मैं सर मैं सुनील जी के बातों का समर्थन करते हुए मैं चाहूंगी कि आप कुछ जो है अगर रखे हो तो मैं तो जरूर सुनाता हूँ, शेयर करें। ये पहली बात सुनील जी के बारे में, बहुत अच्छे जी व्यक्ति जी हैं, जी और बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं। ये इतना अच्छा लिखते हैं, इतनी सरल भाषा में लिखते हैं कि अगर आप इनकी लिखी हुई कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो आपको डिक्शनरी की जरूरत नहीं है, आप तो प्यार कर बैठेंगे सुनील शुक्ला जी से। और सुनील शुक्ला जी और मैंने, हम लोगों ने एक साथ ही एफटीआई का कोर्स ज्वाइन किया था, और 3 साल साथ में गुजारे। और दूसरे साल के बाद में मेरी जितनी एक्सरसाइज हुआ करती थी, उसके साउंड संभालने वाले सुनील शुक्ला जी थे। तो जी वहाँ पर तो ये चलन है कि आपका एडिटर, आपका कैमरामैन और आपके साउंड रिकॉर्डर्स सब आप चुन लेते हैं दूसरे साल के अंदर में, और वो साथ साथ में काम करते हैं। मैं आपको अपनी एक कविता सुनाना चाहूँगा। हाँ सर, मैंने वॉल पे देखी है सर, आप बहुत अच्छी कविताएं भी लिखे हैं, तो मैं चाहूंगी नहीं नहीं, कुछ कविताएं। ऐसी जी बात तो नहीं कि बहुत अच्छी मैंने कविताएं लिखी हैं, जी लेकिन मैं आपको सुनाई देता हूँ। इस कविता का शीर्षक है खपरेल। वो छतों पे लगती है ना गांव में। राम प्रसाद की छत की एक खपरेल टूट गई। सोचा था अब की बारिश गुजर जाएगी, यहां तो एक खपरेल कम पड़ गई। खपरेल के छेद से आसमां नजर आया, तारे दिखे ढेरों सारे, चांद भी नजर आया। गांव वालों ने भी छेदा देखा, कुछ अलग थलग सा था। रातों रात सबकी छत पर यही हाल हुआ, सबकी छत पर छेदे थे, तारे चंदा अब सबके पास थे।
चंदा की लोरी गाती अम्मा मुस्कुराने भी लगी, एक चंदा गोदी में था, आसमान पर तारों की लड़ी। गांव का नाम बदल गया, अब चांद तरुआ कहलाता है। बत्ती चाहे गुल रहे, हर घर में तारे झिलमिल करते, हर घर में चांद चमकता है। ये है वो भी मैंने बहुत बताया ना, सुंदर। जी, रात का वो बहुत जो सुंदर। टाइम से 4 का, उसमें कभी कभी ख्याल आते हैं, कुछ लिख दिया अच्छा लगा तो रख के लिया, नहीं तो छोड़ दीजिए, जो देखा नहीं वो गया कहाँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर एक और भी चूँकि लेखन से संबंधित बात हो रही है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि एक लेखक जो घटनाओं को कल्पना के रंग से रंग कर उसे शब्दों में जो श्रृंगारित करता है, अपने पाठकों को के जो समक्ष देता है, पेश करता है, तो उसे कुछ हद तक वास्तविक न होते हुए भी, क्योंकि एक राइटर तो लिख ही रहा है, होते हुए भी हर किसी को कहानी अपनी-सी लगती है। चाहे हम फ़िल्म की बात करें सर, मतलब वो राइटर का ही एक कमाल होता है कि ये वो महसूस करे कि नहीं ये कैरेक्टर तो मैं ही हूँ, और होता है सर। तो ये जो कहानी का वो है, कहानीकार का जो एक कल्पना है, इसके बारे में सर ये कभी मैं चाहती हूँ कि आप शेयर करें सर, अगर ऐसी कोई आपके कोई किस्सा गोई आपके साथ हुई हो, कोई संवाद लेखन के समय या डायलॉग्स भी आपने लिखे हैं, स्क्रीन प्ले भी लिखे हैं, वो हमें सर साझा करें। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा मणिकौल साहब का, स्वर्गीय श्री मणिकौल जी। तो मैं जब इंस्टीट्यूट से पास करके बाहर निकला, तो 89 में उन्होंने मुझे अप्रोच किया और कहना कि हेमेन एक काम है आ जाओ। तो मैं गया, तो उसने कहा कि मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, उसके डायलॉग तुम लिखोगे। अरे मैंने कहा आपके लिए फिल्म के लिए डायलॉग लिखना बड़ा मुश्किल है, आप तो बड़े घटा घनघोर आदमी है। कहता नहीं, जिस तरह की जुबान में तुम बात करते हो मुझे वही जुबान चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हिंदी उर्दू मिक्स, हल्का सा लहजा वो अपना कानपुर का और लखनऊ का तुम उठा लेते हो, तो गिव मी दैट। तो वो मैंने काम किया, और मैं बार बार उनसे पूछता था कि कैसा लगा कैसा लगा। कि नहीं हेमेन लिखते जाओ यार, जिस दिन मुझे परेशानी होगी मैं बता दूंगा कि नहीं काम कर रहा, अभी ये काम कर रहा है। लेकिन मेरा पूरा नजरिया उतना लिटरेरी नहीं था। मणिकौल जी के साथ में, वो अहमद जो है एडिट करके 200 विस्की का 7.5 घंटे की फिल्म, 7.5 घंटे की फिल्म के डायलॉग लिखने थे। तो वो तो अलग एक्सपीरियंस था। आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपका अपनापन जो होता है वो तो कहीं ना कहीं झलकने लगता है, या आप उसको इस्तेमाल करते हैं। कोई अगर आपको डिक्टेट करेगा ऐसे लिखो, तो आपकी मतलब फ्रीडम कहाँ चली गई। तो जहां पर ये सवाल होता है कि भैया इसको ऐसे लिखो, तो मैं उनसे कह देता हूँ भैया माफ करो, नहीं हो पाएगा। आपके जो ख्याल हैं, थोड़े आपके थोड़े मेरे, इसको मिला के देखते हैं, अगर काम चलता है तो चलता है, नहीं तो भैया किसी को ढूंढ लो जो आपका काम कर सकता है। तो आपका जो विजन है, जो आपकी अप्रोच है, वो तो हर लेखन कार्य में रहेगी रहेगी, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो या तो वो आपको नाम देगा, या लोगों के साथ में जुड़ने का टाइम देगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, नहीं काम करेगा तो नहीं काम करेगा। सर दादा पूछ रहे हैं कानपुर से अभी भी आपका जुड़ाव है क्या? जानना चाहते हैं। का, कानपुर के दोस्तों से बातचीत हो जाती है, कानपुर गए हुए एक अरसा हो गया, और सभी लोग नाराज हैं आ जाओ। तो मैंने कहा भैया किस दिन समय निकाल के आ जाएंगे, गंगा जी के घाट पे बैठेंगे, कुछ चने मुरमुरे खाएंगे और कुछ दिल की बातें कर लेंगे। बिल्कुल। दादा को अपने प्रश्न का सवाल जवाब मिल गया होगा। चूँकि सर हम अब अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे भी आ गए, तो सर मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ, जो अभी आपने बहुत सारी चीज़ें नए बच्चों को बताई, लेकिन जो बच्चे वास्तव में एक्टिंग क्षेत्र में, चाहे वो टेलीविज़न में, चाहे फ़िल्म में, चाहे रंगमंच पे आना चाहते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे सर, वो किस तैयारी से आएँ? देखिए सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में कोई भी आदमी, चाहे फिल्म है या टेलीविजन है या टेली सीरीज है, शॉर्ट सीरीज है, कोई भी तैयारी करेगा उसको पैसे की जरूरत होती है, और उसको जब तक देखने वाले लोग नहीं होंगे तब तक वो चलेगी नहीं। तो आपको तो सबसे पहले शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखना पड़ेगा, और आपको ये समझना पड़ेगा मैं इस लायक हूं। किस तरह के लोग उस फील्ड में हैं। चेहरे शक्ल से बात नहीं कर रहा हूं, चेहरे और शक्ल की बात करता तो राजपाल और नवाजुद्दीन के पास में नहीं है। लेकिन नवाज जब अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, वो तो गजब का कलाकार है। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि यार ये तो कैमरा के पीछे खड़ा हो तो आराम से चुपचाप बैठा हो, जैसे ही पीछे जाता ट्रांसफॉर्म हो जाता। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये कर क्या रहा। हर आपको जगह बनानी पड़ेगी, और आपके पास में एक क्षमता होनी चाहिए कि आप
साल 2 साल के लिए आपके पास में इतने पैसे हो कि आप जहां पर जाके ट्राई कर रहे हैं आप अपना जो है जीवन चला सकें कम से कम पैसों में। 12 से 15 हज़ार रुपये आपको चाहिए बंबई में, 20 हज़ार रुपये अगर आप लेके चलेंगे तो आप ठीक से रह पाएंगे। तो अगर आप अपने पिताजी माताजी से पैसा ले रहे हैं, उन पिताजी से ले रहे हैं जो कि अभी रिटायर हुए हैं, बुढ़े बुढ़िया का आराम से कुर्सी पे बैठ के धूप सेकने का, चाय पीने का टाइम है, और उसके आप पेंशन से पैसा ले लेंगे, जायज नहीं। कितनी लड़कियां जान जान की मेरी जो पूर्व छात्रा हैं सब पिताजी से पैसा मंगाती है, क्यों जायज है मुझे बताइए ना। उन्होंने बेचारों ने जिंदगी भर काम किया, आराम से बैठ के एक कुर्सी डाल के कुछ काम करना चाहते हैं, गन्ना खाना चाहते हैं, खिचड़ी धूप में खाना चाहते हैं, उनकी वो खिचड़ी आप छीने ले रहे हैं, जायज नहीं है। काम करो ना बाबा, काम करने के बाद पैसा कमा लो तो खर्चा करो। साल भर में अगर 15 हज़ार चलेंगे तो आपका कहाँ चला गया? 1,80,000 रुपए, 2 सवा 2 लाख रुपए चाहिए चाहिए आपको। ये पैसा अगर आपके पास में तो कुछ भी करिए ना, अपना पैसा कमाइए, कुछ भी करिए। माँ बिल्कुल। बाप से पैसा लेने तो आप और और सर यहाँ पे समय मैं यहाँ सर एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, जो कुछ बच्चे, चलिए बच्चों की इच्छा हुई और माँ-बाप ने वो पैसे भी दे दिए, तो वो गलत इंस्टीट्यूट में या गलत व्यक्ति से जुड़ के उनका वो पैसा भी चला जाता है और इंडस्ट्री या कहीं रोल भी नहीं पाते, वो भी उनका चला जाता है। तो ऐसे लोग जो है थोड़ा-सा मैं चाहूँगी कि अगर एक्टिंग करना चाहते हैं एक्टिंग के क्षेत्र में, तो सर की बातों को सुनें, और जो बताया उन्होंने कि जो चाहे वो सरकारी संस्थाएँ हैं एक्टिंग क्षेत्र के लिए, बीएनए की बात करें, चाहे एनएसडी की बात करें, या अनुपम जी की अभी आपने जो बात की, उनके और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे पैसे लेकर जाएँ, वहाँ डायरेक्ट एडमिशन लें, किसी के कहने में, बहकावे में इधर-उधर एडमिशन ना लें। नहीं, वो रिसर्च तो उनको करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि कब तक आप सस्टेन कर सकते हैं। काम नहीं मिला, पैसा एक दिन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, अब तक कब तक आप सस्टेन कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम छात्र हैं बीएनए के, उनसे जब देखता हूँ उनकी आंखों में वो जो तन्हाई और अकेलापन देखता हूँ, मुझे बहुत बहुत खराब लगता है। क्या काम मिलता है? चौकीदार का, पान वाले की दुकान का, चौबदार का, पंडित जी का काम। बेचारे इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी जिंदगी किस तरह से निर्वाह करनी है। शादी कर ली, प्यार हो गया, शादी कर ली, एक बच्चा पैदा हो गया, बच्चे थोड़ी मना कर सकते तुम ना आना भैया। प्रिकॉशन ले सकते थे, नहीं लिया, हो गया बच्चा। अब पहले एक का खर्चा था, अब 3 का खर्चा है। तो ये तो जिंदगी के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपको सामने देख रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं, कैसे निभाओगे भैया, कैसे निभाओगी बहना, मुझे बताओ ना। उसके बिल्कुल। बाद एक अ, कास्टिंग काउच। जी। सर आपने ये पोस्ट ग्रेजुएट किया है एफटीआईआई में, इसके बारे, इस इंस्टीट्यूट के बारे में सर कुछ बता दें हमें। ये जो मैंने कोर्स किया, मैंने 85 में ज्वाइन किया था, और मेरा सिलेक्शन इसीलिए हुआ कि उस साल से उन्होंने तय किया कि जितने एजेड लोग हैं उनको डायरेक्शन कोर्स मिलेंगे, यंगस्टर्स को नहीं लेंगे, एजेड लोग को लेंगे। तो मेरे बैच में 6 सीटें थी, 6 के अंदर में से 5 जो लोग थे वो सबके सब एल्डरली थे, मतलब सबके सब 35 के ऊपर के थे। मैंने जब कोर्स कंप्लीट किया तो मैं 38 साल का था। वहाँ जो पहला साल 6 सेमेस्टर होते हैं, 3 साल का कोर्स 6 सेमेस्टर, जिसमें पहले 2 सेमेस्टर में आपको सब विधाओं के बारे में ज्ञान दिया जाता है। आपको डायरेक्शन के बारे में, एडिटिंग के बारे में, साउंड के बारे में और सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो आपको पहले सेमेस्टर में सिखाया जाता है कि आप स्टिल कैसे, कैमरा कैसे हैंडल करेंगे। सेकेंड सेमेस्टर में आपको एक फिल्म बनानी होती है, जो आपको 16 का कैमरा दिया जाता है, तो एक ग्रुप बन जाता है, तो आप किसी के लिए शूट करते हैं, कोई दूसरा आपके लिए शूट करता है, इस तरीके से। उसके बाद जो बाकी 4 सेमेस्टर हैं उसमें आपकी पढ़ाई शुरू होती है, स्पेशलाइजेशन, मेजर सीन है, कॉन्टिन्यूटी की एक्सरसाइज है। आपको एंड में एक डिप्लोमा करने को मिलता है ब्लैक एंड वाइट, जिसकी मैक्सिमम लेंथ होती है 30 मिनट की। तो मैंने जो डिप्लोमा किया था तो उसको तो नेशनल रिकग्निशन मिला था। वो जो 89 का था, इंडियन फिल्म नोबो करके जो होता है, तो इफ़ी करके उसका नाम है। तो जब 1989 में हुआ तो इंडियन पैनोरमा में मेरी फिल्म जो सम्मिलित थी, रमाकांत पांडे करके। तो आपको सब विधाओं में दिया। मैं तो छुट्टी में घर जाता ही था, घर पे कोई था ही नहीं, माता जी रहती थी, पैसा बहुत कम होता था आने जाने के लिए,
तो मैं तो हॉस्टल में किस तरह से परमिशन लेके रहता था और हर डिपार्टमेंट में घुस जाता था। तो मुझे एडिटिंग वाले तंग आ जाते थे, क्या है भाटिया, क्यों आ गया? चाहे मुझसे छोटे हों, लेकिन वो भाटिया कह के बुलाते, उनका वो हक बनता था। तो कहते थे चल झाड़ू लगा, मैं झाड़ू लगाता। चल इसको लोड कर, हाँ इसको कट कर, इसको साफ कर, इसको ये कर। तो उन मेरे सीनियर्स की वजह से और उनकी विजन की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं तो डायरेक्शन में बहुत सीखा, मतलब साउंड में घुस जी, जाता था। लोग कहते हैं चल ओ बुड्ढे तेरी आवाज अच्छी, आ जा, चल जा डब कर दे। तो हिंदी हिंदी अच्छी थी तो डब कर देता, तो बड़े खुश हो जाते थे। दूसरे दिन 2 समोसे एक चाय पिला देते थे। तो सीखने जी, को मिला। अब तो खैर हालात बहुत ही खराब हो गए, जी, बहुत ही खराब लगता है। अब खून के आंसू पीते हैं। अब तो लड़कों को पढ़ने से मतलब ही नहीं। टीचर से बिल्कुल। सवाल करते हैं और टीचर क्लास में आता जी, कहते हैं अरे ज्ञान मत बगा रे यार, पढ़ाओ निकल जाओ। जी, चार जी, कितने 4 साल से लड़ाई पे हैं, अटेंड ही नहीं करते कोर्स। तो बड़ी जी, दुर्दशा हो गई है। लेकिन एफटीआई वाज अ प्लेस जहाँ की मैंने बहुत सीखा, जिंदगी के बारे में, एक कला के बारे में। और मुझे जो रंगमंच का जितना मैंने सीखा था, वो मुझे एफटीआई में बहुत काम आया। सब लोग कहते हैं कि तेरा लिखने का जो स्क्रिप्टिंग का अंदाज है बहुत अलग है, ये थिएट्रिकल है, लेकिन जब फिल्म की भाषा में इसको तू कन्वर्ट करेगा तो कैसे करेगा? तो बताते थे मेरे टीचर सही हिसाब की, देखो इसको ये कन्वर्ट कर, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, वर्बोस मत कर, फीलिंग्स है, क्योंकि लुकिंग एट योर फेस, लुकिंग एट फेसेस, तो उस पे ज्यादा ध्यान दे। तो उन लोगों ने बहुत सिखाया और शार्पन किया। ये है। जी, जी। सर, मेरी एक जिज्ञासा है कि आपने 16 नाटक लिखे हैं, पूर्ण नाटक। तो वो किस विषय पे आधारित है? समसामयिक विषय है या कोई ऐतिहासिक नाटक है? उसको सर जानना चाहती हूँ मैं नहीं नहीं, आपसे। मैंने ज्यादातर जी, कुछ तो मेरी कॉमेडीज हैं, लेकिन ज्यादातर मुझे वो जो सब्जेक्ट बड़ा अट्रैक्ट करता है वो है ह्यूमन रिलेशंस। अगर वो मुझे मिल जाए तो फिर मुझे ले जाए। तुम है नाटक है, दी अदर बैल्कनी है, आका है, ये मेजोरिटी ऑफ मेरे जितने नाटक हैं, करीब करीब आप समझ लीजिए 65% जितने नाटक लिखे, उसमें से सब ह्यूमन रिलेशंस के बारे में बड़े इंट्रीगिंग लगते हैं मुझको। रिलेशंस जो एकदम से कन्वर्ट हो जाते हैं, तब क्या होगा? तो वो है बेसिकली। चलिए, इसके लिए सर ढेरों शुभकामनाएँ, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ नाटकों को आपके पढ़ सकूँ। सर बसंत रावत जी, आप लिख रहे हैं, भाटिया जी बेहतरीन निर्देशक हैं, मैंने सर के बहुत सारे नाटक देखे हैं। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। लेकिन सर को भैया मैंने बसंत जी, तक कैसे थे ये भी बताना जरूरी है। उन्हें कह तो दिया बड़े बेहतरीन नाटककार हैं। जी, हाँ, कभी कभी क्रिटिसिज्म, ये बात तो है। और लालू और पोलू नाटक आज भी मेरे मस्तिष्क में छाए हुए, तो बहुत पुराने नाटक है। जी, जी सर, अभी एक सर वो देवाशीष जी, देवाशीष जी कह रहे हैं, ये बात तो है, लालू और पोलू नाटक आज भी। हाँ, आपसे मैंने आपको सर पिक्स भेजा था। वो लालू लालू और पोरू। का जो है, चूंकि हर कैरेक्टर जी, उस वही है सर, अपनी अपनी बात उन्होंने उसका टाइटल दे दिया तो था। और स्क्रिप्ट वही है, लालू और पोलू ही सर। मैंने कहा ये कौन जी, सज्जन है तो जिन्होंने मेरे नाम अपना नाटक मुझको भेजा। नहीं सर, वो बाद में मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा उसी नाम से था सर का। तो मैंने बस, हाँ। चूंकि हर कैरेक्टर अपनी अपनी बात कहता है, तो इसलिए उन्होंने अपनी अपनी बात वो रख दिया। स्क्रिप्ट वही है सर आपकी, और बहुत इंटरटेनिंग है सर, वो तो बहुत मजेदार है, बच्चे हो चाहे बड़े हो सब इंजॉय कर रहे थे उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी, जी सर। और सर अब इसी के साथ हमारे जो कार्यक्रम का समय भी समाप्त ही हो रहा है, तो मैं सर पहले तो आपका धन्यवाद दूंगी कि आप मेरे मंच पे आए, और हमारे जो दर्शक आपने हैं जो मौका हमसे दिया, जुड़े, हमारा आपने मनोबल मौका बढ़ाया, दिया। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा आपने जी, मौका दिया और मैं आया, और आपसे बात करके अच्छा लगा, क्योंकि आपने मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया। बहुत जी प्लेटफॉर्म सर, में। सर अभिव्यक्ति का अधिकार हर व्यक्ति को है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं हर व्यक्ति अपनी बात खुल के कहे, ऐसा नहीं है, मेरा मंच सबके स्वागत के लिए है, और सब लोग अपनी बात, अपने मन की भी बात कह सकते हैं, ऐसा नहीं नहीं, है। आपका जो तो प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग है, मैं तो चाहता हूं कि जी, रंगमंच से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको छोड़ जी, के, अगर आप जो ऑडियंस है उनसे कभी उनको इंटरव्यू में लेके आए, जो जाने माने लोग हैं,
साहित्यकार जी हैं, तो वो अपना जो है पक्ष आपके सामने, लोगों के सामने रखें कि आज के रंगमंच से उनको अपेक्षा क्या है, किस तरह का रंगमंच बिल- देखना चाहते हैं और क्या चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती है और क्या चीज़ उनको अखरती है। तो ये तो एक मार्गदर्शन हो जी जाएगा हम रंगकर्मियों के लिए। बिल्कुल सर, अच्छा सुझाव है सर नहीं, नहीं, आपका, ज़रूर करिए। और इसको मैं देखूँगी, आगे क्रियान्वयन इस पे भी कुछ हाँ, करूँगी। बिल्कुल। और सर ये जब कोरोना काल शुरू हुआ तो मुझे भी लगा कि मैं सिर्फ़ सीमित हूँ, प्रयागराज तक ही सीमित क्यों रहूँ? जो हमारे रंगकर्मी साथी हैं, चाहे वो जो कलाकार हैं, चाहे वो रंगकर्म पे हों, चाहे टीवी में हों, चाहे फ़िल्मों में काम कर रहे हों, तो उनसे सर एक कम से कम परिचय तो हो जाए कि हाँ, मैं भी एक छोटी-सी कलाकार के रूप में हूँ, यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो इसलिए सर और हम एक दूसरे को जाने, कुछ लोग यहाँ के लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते, उनको परिचित कराऊं। तो सर यही उद्देश्य था कि एक दूसरे से जोड़कर आपस में भी हम एक प्रेम सौहार्द का माहौल बनाए, एक अच्छा। देखिए मैं आपको एक चीज़ प्रॉमिस जी कर सकता हूँ, उसमें जी आपका कोई खर्चा नहीं होगा। आप मुझे खाली आने-जाने और रहने का इंतज़ाम कर देंगी, मैं आपके लिए एक 15 दिन की वर्कशॉप कर देता हूँ बिना चार्जेस। जी। कभी थैंक यू सर। आपके वहाँ के थिएटर वालों को, प्रयागराज के लोगों को अगर मन करे कि भई इससे बातें की जा सकती हैं, इससे कुछ लिया जा सकता है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। आप इसके बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको कोई भी पैसा मुझको नहीं देना। और वहाँ पर इस टाइम बिल्कुल सर, थैंक यू एनज़ेड सर। एनज़ेडसीसी के जो प्रमुख हैं इस टाइम, सुरेश शर्मा जी, जो अभी हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निदेशक थे, अब तो उन्होंने वो जी कार्यभार संभाल लिया है एनज़ेडसीसी का और वहीं पर है प्रयागराज में। कभी जाके मिलिए, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं और वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे कुछ अच्छा काम करने में। मिलिए आप उनसे। बिल्कुल बिल्कुल सर, और सर मैं तीसरा साक्षात्कार उनका इस पे मैं ले चुकी हूँ, बहुत पूरी, अच्छा, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी थी, और जब हम प्रयागराज में आए थे तो बहुत सारे लोगों को बुलाया भी था रंगकर्मियों के। उसके बाद हम जी, लोग जी। भी गए थे, मिलने गए थे सर, और अच्छा काम भी करेंगे आगे, हम उम्मीद करते हैं उनसे यहाँ पे भी, बिल्कुल, जैसे। बिल्कुल। मार्ग बिल्कुल। दर्शन मिलता रहेगा, कुछ पैसे की ज़रूरत हो जो कि अ, मतलब पॉसिबल है, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। जी बिल्कुल। अगर आप थैंक यू कहेंगे सर आज। सुरेश शर्मा जी से कहेंगे तो वो मेरी वर्कशॉप वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक पैसा भी नहीं खर्चा करना पड़ेगा। जी तो सुरेश शर्मा जी कर बिल्कुल सर। देंगे। बिल्कुल सर, मैं थैंक यू सर इस सुझाव के लिए, और सर आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए कीमती बहुत नहीं, बहुत धन्यवाद सर। और मैंने अपना समय आपके साथ सर बाँटा, मैं, मुझे अच्छा लगा। इसमें कोई जी कीमती सर। समय नहीं, तारीख तो सब आराम से बैठे हुए हैं ना। जी जी सर, बिल्कुल। धन्यवाद सर। चलिए, और अपना जो ख्याल रखिए, रंगकर्मी। ये जो अच्छा जी काम जी कर रही है इसको बढ़ाते रहिए, चारों तरफ फैलाइए, अच्छे-अच्छे लोगों से जुड़िए, इसकी बहुत आवश्यकता है आज की तारीख में। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सर। और जो दर्शक हमसे जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है इस मंच पर। और थैंक यू जो जिन्होंने सुना और आगे सुनेंगे उनका भी।